हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है दक्षिण महासागर, जिसको बोला जाता है साउदर्न ओशियन। तो इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्योंकि आज तक बचपन से लेकर सभी स्कूलों की किताब हो, चाहे मैप हो या एटलस हो, ये सब चीज़ों में हमेशा हमें बताया गया है कि 4 महासागर और 7 महाद्वीप के बारे में ही हमेशा पढ़ाया गया है। लेकिन अभी धरती पर जो 5वें महासागर है उसकी जानकारी सामने लाई गई है। तो उसकी जानकारी सामने नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा लाई गई है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ट्वीट में लिखा उन्होंने कि 4 ओशियन और 5 इट इज़ वर्ल्ड ओशियन डे। मतलब अभी 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे था, उसी दिन इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और बताया गया कि जो नेशनल ज्योग्राफी इज मेकिंग अ चेंज टू रिकॉग्नाइज द साउदर्न ओशियन as a 5th ऑफिशियल ओशियन इन आवर एटलस एंड मैप। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब अब इन लोग उसमें ऐड करने जा रहे हैं, 5वें महासागर को ऐड करने जा रहे हैं। उसके बारे में जो नेशनल ज्योग्राफिक ग्रुप वाले हैं उन लोगों की तरफ से दावा किया गया है कि जो धरती के साउथ पोल है उसमें के पास इस दक्षिणी समुद्र है जो कि अंटार्कटिका के आसपास का इलाका है। ये आप लोगों को दूसरे ये जो मतलब ग्लोब का चित्र है, ये ग्लोब के चित्र को ही उन लोगों के माध्यम से ट्वीट किया गया और ये इसको लिखा गया कि हम लोग इसको ऑफिशियली तौर पे अब चेंज करेंगे एटलस और मैप को, क्योंकि ये 5वां महासागर को हम लोगों को उसमें जोड़ना है। तो इसके बारे में जानकारी दिया गया और साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा भी आधिकारिक रूप से इसकी स्वीकृति दे दी गई है। तो अब जो है वो 4 पहले थे, अब 5 हो जाएगा। जैसे कि पहले अटलांटिक महासागर था, प्रशांत महासागर था, हिंद महासागर था, आर्कटिक महासागर था। तो अब ये कौन सा आ जाएगा? तो ये दक्षिणी महासागर, जिसको साउदर्न ओशियन कहा जाता है, इसको मान्यता दी गई है। क्योंकि शुरू से अगर देखा जाए तो शुरू से इसके बारे में कोई भी जानकारी उतनी नहीं दी गई थी, लेकिन अचानक से इसके लाने का भी बहुत ही ज़्यादा रीज़न है। उसके कुछ फ़ायदे हैं, उन सभी फायदों को हम लोग अभी आगे इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ जो उस वहाँ के वातावरण में परिवर्तन हो रहा है या वहाँ के जो जीव हैं उनमें बदलाव देखे जा रहे हैं, इसी कारण से इसको हाईलाइट में लाया गया, इसको जोड़ा जा रहा है ताकि सब लोगों की नज़र उसमें जाए। खासकर वहाँ जलवायु परिवर्तन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप लोग हाल की स्थिति में अभी देखेंगे तो एक हिमखंड था A76 जो कि अंटार्कटिका से ही टूट के अलग हुआ है। बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्षेत्र था वो, तो ये चर्चा में आया था। तो यहाँ खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत ही चर्चा का विषय बना होता है। ये जो साउदर्न ओशियन वाला क्षेत्र है, ये जो मतलब अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, ये हमेशा मतलब एक जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो यहाँ की बात जरूर आती, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड की अगर मतलब समझ लीजिए पूरे पृथ्वी की बात करें तो जितना बर्फ हर जगह पे है और ये इकलौता ऐसा जगह है जहाँ अगर पूरे बर्फ को भी मिला दें तो इसका 50% भी नहीं होगा, जितना बर्फ यहाँ अंटार्कटिका में जमा हुआ है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अब क्या है, अभी तक इसको आधिकारिक रूप से कभी भी मान्यता नहीं दिया गया था, तो अब उसे मैप में एक अलग जगह मिलेगी, एक नए महासागर के रूप में लोग जानेंगे। उसके बारे में बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में जितने वैज्ञानिक हैं या फिर ओशियन से रिलेटेड जितने वैज्ञानिक हैं वो सब उस पर रिसर्च करेंगे, क्या बदलाव किया जाए। तो हम लोग इसके बाद ये जानेंगे सबसे पहले कि आखिर ये जो साउदर्न ओशियन है इसके हिस्ट्री को पहले खंगाल लेते हैं कि आखिर ये हिस्ट्री क्या था इसका, कभी इसका नाम लिया गया कि ये पहली बार या फिर था ही नहीं, आखिर ऐसा क्या था, इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और जो 5वां है वो कौन सा है? ये दक्षिणी
महासागर या फिर जिसको अंटार्कटिक महासागर कहेंगे, साउदर्न ओशियन। ये तो हम लोग ये चारों के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक साउदर्न के बारे में नहीं पढ़ा है, जो हमारे लिए बहुत ही नया है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो साउदर्न ओशियन है, ये 16 शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, 16वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले जो थे वो स्पेनिश थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसकी खोज करने वाले स्पेनिश थे, जिनका नाम क्या था? वास्को नुनेज डे बाल्बोआ। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, वास्को नुनेज डे बाल्बोआ जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इस सागर की अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को भी बताया था। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया, क्योंकि इसके जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री व्यापार होता था, यही जो जगह थे यहाँ से गुजर के जाते थे, व्यापार होता था, तो उसी में जो वास्को नुनेज डे बाल्बोआ थे, उन्होंने इसकी खोज की। उन्हीं का नाम आता है हमेशा साउदर्न। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो ये वास्को नुनेज डे बाल्बोआ, वास्को नुनेज डे बाल्बोआ, वास्को नुनेज डे बाल्बोआ, ये जो हैं यही साउदर्न ओशियन को खोजने वाले शख्स थे, जिन्होंने खोजा था 16वीं सदी में, क्योंकि इसी रास्ते से लगभग व्यापार भी किया जाता था और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को भी बताया था उन्होंने। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग मैप की बात करते हैं, तो मैप 1915 से बनना चालू हुआ, जब कि दक्षिण महासागर के बारे में कुछ भी चीज़ें नहीं बताई गई या उसके बारे में कोई भी डाटा नहीं दिया गया था। ये चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो 1937, ये जो 1937 है, 1937 में सबसे पहले इसके बारे में बात किया गया था। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इसे जोड़ा नहीं गया था, उसमें बिल्कुल भी नहीं जोड़ा गया था, बस उसके बारे में चर्चा हुई थी। फिर ये चर्चा चलते चलते क्या हुआ था कि 1953 तक पहुंच गया। और जब 1953 में बात पहुंचती है, तो 1953 में कोई भी देश थे उसको क्या थे कि महासागर का रूप देने के लिए तैयार नहीं थे। यह कह रहे थे कि नहीं, ये कोई महासागर नहीं है, इसका दर्जा हम लोग कोई भी सहमति से जब पास करना चाहते, कोई भी नहीं देना चाह रहा था। 1953 की बात है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आता है 1999। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 1999 है, इसमें नोआ, शॉर्टकट मैं बोल रहा हूँ, NOAA, नोआ। तो ये जो नोआ है, इसका फुल फॉर्म होता है N से नेशनल, O से ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नोआ का। तो ध्यान दीजिएगा, उसी ने सबसे पहले साउदर्न ओशियन शब्द का उपयोग अपनी रिपोर्ट में करना शुरू किया। आखिरकार हुआ ये कि जो ये ओशन शब्द आया, कहाँ से आया? तो इसकी शुरुआत यहीं ग्रीस के नदी के जो देवता है ओशनियस, उन्हीं के नाम पे इसका चालू हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता था? यूरेनस या गाइया का बेटा बताया गया। ऐसा मतलब इतिहास की बात है, ये सब इतिहास वाली बात है, उतना भी ज़्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग ध्यान दीजिए कि 1999 में जो साउदर्न ओशियन शब्द का उपयोग किया गया था, उसके पहले बिल्कुल भी कोई मान्यता दे ही नहीं रहा था ये पांचवे वाले को। फिर अभी हाल ही में क्या किया गया कि जो नेशनल ज्योग्राफी वाले हैं, तो उनके द्वारा उसे अपने मैप और एटलस में लाने के लिए, उसे मान्यता देने के लिए मान्यता दिया गया। साथ में अमेरिका द्वारा भी उसकी मान्यता दी गई, ताकि लोगों का अलग अलग देशों का नज़र पड़े और उसके संरक्षण से लेके वन्य जो जीव हैं वहाँ, उन लोग के संरक्षण की बात की जा सके। और साथ में जलवायु परिवर्तन जो इतना हो रहा है, उस पर भी वहाँ चर्चा की जा सके। तो उसके आगे हम लोग चलते हैं, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं महाद्वीप और महासागर। जो 7 महाद्वीप हैं और अब हो गए 5 महासागर। तो 7 में जो है एशिया 1 नंबर, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा नॉर्थ अमेरिका, 5वां साउथ अमेरिका, 6वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे आता है अंटार्कटिका। तो ये क्या हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। और महासागर की हम लोग बात करें तो देखिए, पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर, यहाँ आर्कटिक महासागर, और यहाँ इंडियन ओशियन हिंद महासागर। और ये जो 5वां आया है वो कौन सा है? साउदर्न ओशियन, जिसको बोला जा रहा है दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर।
तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ये 7 हो गए हमारे महाद्वीप और 5 हो गए महासागर, जो कि पहले कितनी संख्या थी, तो पहले इन लोगों की संख्या 4 थी। अब हम लोग ये जो साउदर्न ओशियन है इसके मतलब स्थिति की चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पे है, किस स्थिति में। तो हम लोग ये देखिए, आपके सामने जो ग्लोब का दिख रहा है इसमें यहाँ देखिए ये साउदर्न ओशियन है। सबसे पहले यहाँ पास आप लोग देखिए 60 डिग्री साउथ, जो ये 60 डिग्री साउथ का जो अक्षांश है उसी के गोलाई में यहाँ पास कौन सा है, साउदर्न ओशियन। ये साउदर्न ओशियन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों साइड से किसको घेर के रखा है, तो अंटार्कटिका को घेर के रखा है, जहां जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये एरिया, और खासकर आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो साउदर्न ओशियन है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ कौन खोजा, कब, ये मतलब हर चीज़ों के बारे में, या फिर जो ACC ये सब चीज़ों को मैं अभी आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सब चीज़ों से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये भी पूछे जाएंगे कि ये जो साउदर्न ओशियन है ये किन किन और ओशियन से टच है, मिलता है। तो ये कौन से, यहाँ देखिए पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इससे मिला हुआ है। यहाँ अटलांटिक महासागर जो है उससे मिला हुआ है, और यहाँ इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, ये 3। तो ये हो गया पहला इंडियन ओशियन, दूसरा हो गया ये अटलांटिक ओशियन, और तीसरा हो गया ये पैसिफिक ओशियन। तो ये जो 3 ओशियन है ये तीनों से ये टच होता है, और टच होने के साथ साथ ये 60 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी जो अक्षांश है वहाँ पे ये इसकी सीमा रेखा है, जहाँ से ACC धाराएं जो बहती है जिसके कारण ये अलग एक प्रभाव छोड़ता है और साथ में नज़र में आया। तो ये सब कारण है, वो हम लोग देखते हैं ACC क्या है। तो अभी जो हाल ही में वो जो वेडल सी से टूट के अलग हुआ था वो मैं एरिया आपको बता देना चाहता हूँ। ये एरिया है जहाँ से टूटकर बर्फ़ का बहुत बड़ा, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा हिमखंड A76, जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तो आप पूरा डीपली समझ जाएंगे अंटार्कटिका के बारे में। A76 साथ में मैं ऊपर जो आई बटन लिंक शो हो रहा है वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। और ज़्यादातर जो महासागर होते हैं ये महासागर का नाम महाद्वीपों से मिलता जुलता ही होता है। अब क्योंकि ये जो महाद्वीप होते हैं आपको ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे, हल्के हल्के ग्रीन कलर में, तो ये सब जो महाद्वीप हैं ये महाद्वीप के आसपास के एरिया को वहीं के नाम से लिया जाता है और उसी आधार पर नामकरण किया जाता है। लेकिन इन सब से अलग कौन है, तो ये साउदर्न ओशियन है। और साउदर्न ओशियन के सबसे अलग होने का कारण एक है, वो क्या है, वो है ये है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करेंट। ये जो है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो धारा है यहाँ ध्रुवीय धाराएं जो है वो धारा के कारण ही इसको अलग वे में देखा जा रहा है। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं कि ये जो धारा है इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण बहुत पुराना नहीं है। इसका निर्माण की अगर बात करूं तो 3.4 करोड़ साल पहले बना, ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है। इसमें परीक्षण किया गया तो ये डाटा सामने निकल के आ रहा है, और कहा जा रहा है कि ये जो धारा है ये धारा बहती किधर से है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ये धारा। और ये धारा अगर हम लोग एक तरीके से बात किया जाए इस धारा के बारे में, तो ये धारा का अगर मैं और इससे पहले जाता हूँ, उत्पत्ति देखूँ, तो उत्पत्ति ये छोटे वाले मैप में आप लोग देखिए कि ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पास दक्षिणी अमेरिका, और ये दिख रहा है नीचे वाला भाग अंटार्कटिका। तो ये जो अंटार्कटिका है और ये जब दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका जब कुछ कारणों से ये खिसकते हुए उत्तरी अमेरिका के साइड जाकर मिल गया, तो ये जो एरिया है इस एरिया में क्या चालू हो गया, इस एरिया में चालू हो गया ACC प्रवाह, धारा का प्रवाह चालू हो गया बस इसके गैप से, और इसी एरिया से वो धाराएं बहने लगी, जिसके कारण एक अलग महासागर के रूप में इसे देखा जा रहा है, दर्जा दिया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो दक्षिण अमेरिका है वो दक्षिण अमेरिका जब अंटार्कटिका से
कट के अलग हुआ उसी टाइम से इसे देखा जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बॉटम मतलब सबसे नीचे का क्षेत्र है, ये दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है और इसमें जो धाराएं बहती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये क्या है कि दक्षिण अमेरिका जो है उसके केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच, ये दक्षिण अफ्रीका का नीचे वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हैं इस मैप में, दक्षिण अफ्रीका, और ये यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा क्या, तो अंटार्कटिका प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप के बीच वाले हिस्से से बहती है। और यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है बर्फ के कारण, क्योंकि बर्फ से होते हुए ये बहती है। इसके आगे हम लोग इसके धाराओं की बात करेंगे, तो उससे पहले आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कभी एग्जाम में पूछता है एसीसी साउदर्न ओशियन से, तो आप लोग इसके बारे में बताइएगा कि ये जो है ये 3.4 साल पहले समथिंग में ये बना है। वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ये धारा है ठंडी जलधारा, और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अभी विपरीत वातावरण पे पड़ रहा है, तो उसका हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो अभी देखते हैं इसके बाद हम लोग इन धाराओं के बारे में कि ये जो धारा है, ये धारा आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ये एसीसी है, ये एसीसी यहाँ से ऐसे चलते हुए जा रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये चलता हुआ क्या हो रहा है इसकी स्थिति भी देखिए कि जो यहाँ पास प्रशांत महासागर में है ये पेरू की तरफ भी मुड़ जा रहा है। फिर उसके आगे आप लोग चलेंगे तो यहाँ पास देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है, अफ्रीका, ये अफ्रीका की तरफ भी मुड़ जा रहा है। अफ्रीका से उधर से जो गर्म जलधारा आ रही उससे जाकर मिल रहा है। यहाँ पास भी अलग तरीके का धारा बना रहा है, वेनेजुएला, ब्राज़ील, जैसे यहाँ पास पेरू के पास बना रहा था, उसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। ये ऑस्ट्रेलिया के सामने से ऐसे गुजरते हुए एक धारा बना रहा है, इक्वाडोर, ये ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये मोजाम्बिक जो चैनल है उधर से होता हुआ बह रहा है। तो उधर से गर्म जलधारा के साथ मिलकर फिर ये वापिस आ रहा है। तो एक तरीके से अगर आप लोग बोलेंगे तो जो ये एसीसी धारा है वैश्विक कन्वेयर बेल्ट का काम एक तरीके से करता है, क्योंकि ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जैसे ये वाला एरिया हो गया प्रशांत महासागर का, ये वाला एरिया हो गया अटलांटिक महासागर का, और ये वाला एरिया तीसरा हो गया हिंद महासागर। तो ये सब कन्वेयर बेल्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इधर का पानी खींच कर वो वापस लाता है, गर्म पानी को, जो गर्मी है उसको कम भी करता है, क्योंकि यहाँ से जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बोलिए तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण ये जाके गर्म जलधारा को लाकर फिर ठंडा करता है, और ठंडा करता है तो उससे क्या होता है कि जो समुद्र की गहराई है उसमें कार्बन जमा होते जाता है। और ये कार्बन से फ़ायदा क्या है, तो कार्बन से ये फ़ायदा होता है कि जो हजारों समुद्री जीव या बहुत सारे प्रजाति के जो पाए जाते हैं, वो ये वाला जो एरिया होता है जिसको बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करेंट, ये जो एरिया है इस पानी में रहना, वो जो प्रजाति है समुद्री प्रजाति, चाहे पक्षी हो चाहे पेंगुइन, ये सब बहुत सारे तरह के पाए जाते हैं, बहुत सारे लाखों किस्म के वहाँ पाए जाते हैं, वो इस जलधारा में रहते हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं, बढ़ाते हैं अपना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संख्या यहाँ बढ़ती, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट उन लोगों को एसीसी वाले जगह पे मिलता है, जिस कारण से इसका महत्व और बढ़ जाता है। और एक तरीके से आप बोलिए तो मैप में या फिर एटलस में सब चीज़ों को दे देने से क्या होगा कि स्टूडेंट लोग तो पढ़ेंगे, साथ में वैज्ञानिक लोग का भी ध्यान बहुत ज़्यादा इधर आकर्षित हो, ताकि बहुत सारे शोध कार्य हों। और जो जनसंख्या मतलब जनसंख्या तो ठीक है, लेकिन पहले अभी जलवायु पे भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जलवायु पे ही हम लोग बात करेंगे कि जलवायु का जो अभी लेवल अगर आप देखेंगे तो 2 डिग्री के करीब पहुँच गया है, और 2 डिग्री अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि 30% जो यहाँ की बर्फ़ है उसको पिघलने में टाइम नहीं लगेंगे। बहुत सारे ऐसे हिमखंड भी हैं जो अभी भी टूट के पानी में बह रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए इसको अलग से जो नेशनल ज्योग्राफी ने अलग से मान्यता दी है कि हम अपने मैप और एटलस में ये सब चीज़ों को इंक्लूड अप करेंगे कि लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पास देखते हैं तो ये जो ब्लू वाला आप लोगों को दिख रहा होगा इस ग्लोब में, वही वाला एरिया है साउदर्न ओशियन का, मतलब दक्षिणी महासागर का। तो ये खास इसलिए भी अभी बन गया है क्योंकि हो क्या रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सबसे मेन मुद्दा। और जलवायु परिवर्तन के कारण ये देखिए आपके सामने ये जो बड़े बड़े हिमखंड टूट के खाली
बस चलते जा रहे हैं पानी में, तो वो क्या है, चलते चलते कई बार अलग अलग महासागर में भी पहुंच जा रहे हैं, तो वहाँ के जल जीवों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। या बर्फ़ के गलने का स्थिति आप लोग देखिए कि पहाड़ से बर्फ़ कैसे गल रहे हैं यहाँ पास उस स्थिति में। ये सब बहुत ही भयावह स्थिति है जिसके कारण इधर ध्यान खींचा जा रहा है। बहुत ही अच्छा काम है नेशनल ज्योग्राफी की तरफ से, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जो टूटकर अलग होते जा रहे हैं, तो आखिर ये हो क्यों रहा है। ये सब चीज़ों पे भी तो लोगों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ये पर्यावरण की तरफ ये ध्यान आकर्षित करने वाला ये महासागर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो ACC करंट है वो इसमें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेन मुद्दा यहाँ पास क्या है कि जब अलग अलग देश यहाँ आएंगे, अलग अलग देश यहाँ काम करेंगे, ये अलग अलग तरीका खोजेंगे कि कैसे इसको कम किया जाए। वैसे भी आप लोग देखेंगे तो जो ये अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप पे बहुत सारे देशों के रिसर्च सेंटर हैं, भारत के भी कई, जैसे दक्षिण गंगोत्री भी है वहाँ, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। तो वहाँ ये सब चीज़ों का भी रिसर्च किया जाए कि वहाँ के जलीय जीवों को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान, इसीलिए खतरा का स्थिति वहाँ मंडरा रहा है। तो इस खतरे को कैसे दूर किया जाए, इसमें आपस में बैठ के इस पे डिस्कस करना चाहिए। बहुत ही बड़ा मैटर है, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत सॉर्ट आउट नहीं होता, वो लंबे समय तक धीरे धीरे करके होता है। तो क्यों ना आज ही उसका स्टार्टिंग किया जाए। तो और जब अगर समुद्री जीवों की बात करें तो अगर इन लोगों का आप लोग देखेंगे तो प्रजनन जो क्षेत्र होता है, ये प्रजनन क्षेत्र बर्फीला होता है। अगर इस जगह पे इन लोग नहीं रहेंगे तो इन लोगों की आबादी तो घटेगी ही, साथ में इन लोगों पे भी जीवन के लिए सवालिया निशान लग सकते हैं, क्योंकि मतलब इतने सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं, गर्म पानी आ रहा है, बर्फ़ भी पिघल रहे हैं, साथ में बहुत सारे, अगर महासागर में भी देखें तो ऐसी गंदगी फैल रही है, बड़े बड़े मतलब सीवरेज का पानी भी छोड़ दिया जाता है समुद्रों में, उसके माध्यम से भी गंदगी फैल रही है। तो ये सब चीज़ों पे मुख्यतः ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाखों की प्रजाति में अलग अलग तरीके के जीव हैं जो पानी के ऊपर रह रहे हैं, बर्फ़ में रह रहे हैं, कई ऐसे जीव हज़ारों की संख्या में जो पानी के नीचे हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर इस ओर बहुत ही ज़्यादा एक टीम बनाकर अध्ययन करने का ज़रूरत है। इसीलिए ये साउदर्न ओशियन वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ही एक तरीके से इम्पॉर्टेंट क्षेत्र बना हुआ है, जिसको अभी नेशनल ज्योग्राफी में इनरोल करने की बात किया गया है, जो कि अब नए मैप में नया मैप आएगा, वर्ल्ड मैप, जो कि जिसमें 5वां महासागर भी होगा, और साथ में 7 महाद्वीप और अब 5 महासागर हो जाएंगे। तो यही इसका फ़ायदा था। तो इसी तरीके से वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।